आज हम कक्षा 10वीं का जो अर्थशास्त्र का दूसरा अध्याय है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्य करते हुए देखते हैं। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती है एवं कुछ सेवाओं का सर्जन करती है। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती है। इन गतिविधियों को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए और इन समूहों को अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा द्वितीयक क्षेत्रक और तीसरा तृतीयक क्षेत्रक। तो पहला देखिए प्राथमिक क्षेत्रक। इस क्षेत्रक में उन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें प्राकृतिक संसाधनों को प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में लेकर उत्पादन किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कपास की खेती। यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधे की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा है, सूर्य का प्रकाश है और जलवायु पर निर्भर हैं। अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार डेयरी, खनन, वन, मत्स्य पालन आदि में भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। इसलिए इन्हें भी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। दूसरा आता है द्वितीयक क्षेत्रक। इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद का अगला कदम है। किसका? प्राथमिक क्षेत्र के बाद का अगला कदम है और यहाँ वस्तुएं विनिर्मित की जाती हैं। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं। क्या कहते हैं? सूत। और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। मिट्टी से हम ईंटें बनाते हैं और ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है, क्योंकि कच्चे माल को पक्के माल में बदला जाता है। जिस स्थान पर बदला जाता है तो वो होता कारखाना। तो इसको द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्रक। फिर अगला तीसरा आता है तृतीयक क्षेत्रक। यह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहयोग करती है। पहला और जो दूसरा क्षेत्रक है उसके विकास में ये सहयोग करती है और ये स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती है। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और रेलगाड़ियों द्वारा परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर वार्तालाप करने, पत्राचार करने या बैंकों से कर्ज लेने की आवश्यकता भी होती है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक, विज्ञापन आदि तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं। कौन कौन से? परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक से विज्ञापन आदि। और ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सर्जन करती है। किसका? वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सर्जन करती है। इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्रक। सेवा क्षेत्रक में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती है। इनमें शिक्षक, चिकित्सक, धोबी, नाई, मोची, वकील, प्रशासनिक एवं लेखा कार्य करने वाली सेवाएं भी सम्मिलित होती हैं। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफ़े है, एटीएम बूथ है, ई कियोस्क है, फिर कॉल सेंटर है, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी सेवाएं देती है या इनकी भी सेवाएं अब महत्वपूर्ण हो गई हैं। अगला राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक निष्पादकता का मौद्रिक माप है। इसे देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक निश्चित अवधि यानी एक वित्त वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। ध्यान रहे कि राष्ट्रीय आय में देश की अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को ही शामिल किया जाता है। किसको?
राष्ट्रीय आय में देश की अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं उनके मूल्यों को ही शामिल किया जाता है। अंतिम वस्तु या सेवा वह वस्तु होती है जिसका उत्पादन प्रक्रिया में पुनः प्रसंस्करण नहीं किया जाता है। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय आय देश के उत्पादन के सभी साधनों की आय का योग होती है, न कि देश के व्यक्तियों की आय का। वित्त वर्ष भारतवर्ष में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो समय है वो वित्त वर्ष कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय, क्या प्रति व्यक्ति आय? प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने हेतु देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है और इसका सूत्र है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। और राष्ट्रीय आय की गणना एक अर्थव्यवस्था के लिए निम्नांकित जो दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। तो पहला, राष्ट्रीय आय से राष्ट्र की आर्थिक स्थिति तथा आर्थिक प्रगति का ज्ञान होता है। दूसरा, राष्ट्रीय आय के आधार पर हम विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था की तुलना कर सकते हैं। तीसरा, इससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान एवं उनके सापेक्षिक महत्व की जानकारी भी मिलती है। चौथा, राष्ट्रीय आय के अनुमानों के आधार पर हम अर्थव्यवस्था के लिए भावी नीतियों का निर्माण करते हैं। और सरल शब्दों में देखा जाए तो एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक वित्त वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के जो फलस्वरूप प्राप्त आय का जो योग है वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं जीडीपी, एक वित्त वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमाओं में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसकी? राष्ट्रीय आय है उसकी गणना। तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु कोई सरकारी संस्था नहीं थी, लेकिन भारत में राष्ट्रीय आय की जो प्रथम जनगणना है या गणना है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 में की गई और स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा श्री पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में। और इस समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट है 1951 में तथा अंतिम रिपोर्ट है वो 1955 में प्रस्तुत की थी। और इसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसको सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO को सौंप दिया गया, जो वर्ष 1955 से प्रतिवर्ष CSO भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कर रहा है। अब अगला देखिए, प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पाद को कैसे जानते हैं। तो अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्यों का योग किया जाता है। यानी वस्तुओं की संख्या को नहीं देखना है, वस्तुओं के जो मूल्य है उनके योग को देखना है। यदि कोई 10,000 किलो गेहूँ है और 8 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है तो गेहूं का मूल्य 80,000 रुपये होगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रकों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त करते हैं। यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ पर बहुत बड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है और उत्पादित और बेची गई जो प्रत्येक वस्तु या सेवा है की गणना करने की ज़रूरत नहीं होती है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का ही औचित्य है। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूँ बेचता है। क्या बेचता है? गेहूँ। और मिल में गेहूँ की पिसाई होती है और बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। कितने रुपए से? 10 रुपये। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों को मिलाकर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। क्या बनाती है? बिस्कुट के 4 पैकेट। और वह बाज़ार में उपभोक्ताओं को 60 रुपये में बिस्कुट बेचती है। कितने रुपये में? 60 रुपये। यानी 15 रुपये प्रति पैकेट हो गए। अतः बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है, अर्थात वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है और जिस रेट में पहुंचती है वही अंतिम
जो उत्पाद और उसका अंतिम वही मूल्य है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है? तो ऊपर दिए गए जो उदाहरण में अंतिम वस्तुओं के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। तो जैसे बिस्कुट अंतिम वस्तु के मूल्य 60 रुपये में पहले से ही आटा का मूल्य 10 रुपये शामिल था। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होगा। अतः गेहूं और आटा के मूल्य की अपने को अलग से गणना करना उचित नहीं है। किसी विशेष वर्ष में जो प्रत्येक जो क्षेत्रक है द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। 3 क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं। तीनों जो क्षेत्रक है उनके जो उत्पादन है उन उत्पादों का योग है वो देश का सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी। यह एक किसी देश के भीतर विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, वो उसको कहलाती है जीडीपी। और जीडीपी है अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करती है। किसको करती है? अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करती है। कौन? जीडीपी।